जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद बाय दीपक स्तर पे। दोस्तों, संविधान के मौलिक अधिकार की जो सीरीज हम चला रहे थे, उसी में आज प्रमुख रूप से दूसरा जो मूल अधिकार हमारा दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आज़ादी का अधिकार। आज़ादी का अधिकार क्या है? प्रमुख रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी आ जा सकता है, कहीं पर कुछ बोल सकता है, सभा कर सकता है, संगठन कर सकता है, कुछ पूछ सकता है, पुतला प्रदर्शन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो प्रमुख रूप से यह जो कर सकता है, इसकी आज़ादी उसे संविधान द्वारा दी गई है। उसी आज़ादी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से इस स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इस अधिकार को अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक बांटा गया है। इस 19 से 22 तक इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी प्रमुख बातें बताई गई हैं जो कि जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 19 में ही बताया गया है हमारी आज़ादी के बारे में। प्रमुख रूप से 7 आज़ादी के बारे में हमें अधिकार दिया गया है, उनके बारे में देखें। पहला क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक मतलब बोलना। आप लोगों ने देखा हो गया कि कोई भी व्यक्ति मीडिया के सामने या मीडिया कहीं पर या कोई व्यक्ति किसी भी नेता, किसी भी पार्टी, किसी भी कंपनी, किसी से भी कुछ पूछ सकती है। वास्तव में जो ये पूछ सकता है, इसका अधिकार मिला है, संविधान द्वारा इसको अधिकार दिया गया है। तो लेकिन आप प्रमुख रूप से 3, 4, 5 बातों पर ध्यान दीजिए जो आपको इस अधिकार से आज़ादी नहीं देता है। प्रमुख रूप से आप इन सभी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए देखिएगा कि ध्यान में रखना है क्या क्या, यानी कि इन अधिकारों को तो आपको दिया गया है, लेकिन प्रमुख रूप से देश की एकता व अखंडता भंग नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। दूसरी बात क्या है? देश की जो सुरक्षा है वो भी भंग नहीं होनी चाहिए। मान लो आप बोल रहे हो और बोलते बोलते जो जनसभा हो गई, जनसभा से कुछ भीड़ हो गई, भीड़ से फिर कुछ लाठी मार काट तमाम चीजें हुई, जिससे क्या होगा? देश की सुरक्षा भंग हो जाएगी। प्रमुख रूप से जो आज़ादी आपको मिली है, उस आज़ादी में ना देश की एकता और अखंडता को आप भंग करेंगे, ना देश की सुरक्षा के विरुद्ध आप जाएंगे। उसके बाद आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करेंगे, यानी किसी का दुकान, किसी का मकान, कुछ भी नहीं पूछे, मतलब हानि पहुंचाएंगे। और चौथी बात यह है कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, आपको इतनी आज़ादी नहीं दी गई है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्या करेंगे? आप उंगली करेंगे। प्रमुख रूप से इन सब को ध्यान में रखते हुए इन सभी बातों को आपको बताया गया है। तो पहला क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार क्या है? वाक मतलब होता है बोलना। आपको बोलने का अधिकार प्रमुख रूप से संविधान में दिया गया है। उसके बाद अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रदर्शन। क्या होता है? प्रदर्शन। आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब नारेबाजी होती है, तो नारेबाजी में कोई पार्टी किसी पार्टी के लिए हाय हाय हाय, मतलब प्रमुख रूप से उसके खिलाफ क्या करती है? आवाज उठाती है। तो वास्तव में जो आवाज उठाती है, इसके खिलाफ वह नेता कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या मिला है? बोलने की आज़ादी मिली है। उसके बाद देखते होंगे आप लोग, प्रमुख रूप से किसी नेता के खिलाफ जो जनता है वह क्या करती है? पुतला को फूंकती है या पुतले को तोड़ फोड़ करती है। प्रमुख रूप से उस पुतले को तोड़ फोड़ करना ही क्या है? प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन को भी हमारे संविधान में प्रमुख रूप से दिया गया है। उसके बाद क्या है? आप लोगों ने देखा होगा मीडिया किसी भी पक्ष में, किसी भी पार्टी में या कहीं भी जनसभा, और ये संसद भवन हो गया, कहीं पर भी वह जाके किसी भी नेता से पूछ सकती है। तो वास्तव में जो पूछने का अधिकार है, पूछने का अधिकार इस संविधान ने दिया है, इसलिए मीडिया कहीं पर जाकर किसी से सवाल पूछ सकती है। उसके बाद क्या है? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन यह पहले हमारे मूल संविधान में नहीं था। प्रमुख रूप से इसे जोड़ा गया 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 में जोड़ा गया। इसको हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार।
तो प्रमुख रूप से भारत देश के व्यक्तियों को एक और अधिकार दिया गया, इसमें वह किसी भी कंपनी से या किसी भी संस्था से, किसी भी संगठन से, किसी भी नेता से उसके बजट के बारे में कितना व्यय हुआ, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, तमाम प्रकार की जानकारी वह ले सकता है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के तहत। और प्रमुख रूप से अगर वह व्यक्ति जिसके खिलाफ या पूछा है, जिसके बारे में पूछा है, अगर वह कंपनी या संस्था उसे उत्तर या जवाब नहीं देती है तो प्रमुख रूप से इस जो वाक्य व्यक्ति का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 19, इसका हो जाएगा उल्लंघन हो जाएगा। तब यह प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 32 के तहत यानी कि संवैधानिक उपचारों के तहत या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और प्रमुख रूप से उस संस्था या कंपनी कितना खिलाफ क्या कर सकता है, FIR कर सकता है या फिर मुकदमा कर सकता है। और दूसरी बात क्या है, इसी 19 में जोड़ा गया है बिना हथियार सभा। प्रमुख रूप से आप लोगों ने गांव में देखा होगा या कहीं पर देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बोलने लगता है किसी के खिलाफ तो उसके पीछे क्या हो जाती है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो प्रमुख रूप से संविधान की इस स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है कि आप बोल या प्रदर्शन कर सकते, करने के आधार पर आप कहीं भी जनसभा कर सकते हैं निःशुल्क, मतलब एकदम बिना किसी रोक टोक के आप जनसभा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए कि उसमें ऐसे हथियार नहीं शामिल होने चाहिए जो एक अवैध रूप यानी कि कानून के नियम के खिलाफ हों। जैसे पिस्टल हुआ, पिस्टल आप ले सकते हैं लेकिन लाइसेंसी बिना वैध आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा है संघ व संगठन। संघ व संगठन प्रमुख रूप से जब बोलेंगे व्यक्ति, बोलने के बाद जो सभा होगी उस सभा को आप कंटिन्यूटी करते हुए एक संगठन के रूप में बदल सकते हैं। यह भी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में संविधान ने हमें प्रमुख रूप से बताया हुआ है। अब संघ या संगठन आप अपने जीवन की यापन के लिए कर सकते हैं। प्रमुख रूप से आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां खुल जाती हैं। कंपनी मतलब क्या, संगठन। प्रमुख रूप से जो संगठन होंगे या कंपनी होगी या कोई भी केंद्र होगा, आप लोगों ने देखा होगा प्रमुख रूप से गांव में बहुत सारी डेयरियां खुली हुई है। उस डेयरी में क्या है, एक प्रकार का एक केंद्र बन गया ना कि गांव के व्यक्ति आएंगे, प्रमुख रूप से उनका एक संगठन होगा, दूध देंगे। तो जो इस केंद्र कंपनी को बनाने के लिए हमें आज़ादी दी गई है। उसके बाद है संचरण। संचरण मतलब घूमना। आप लोगों ने जब आपका मन करता होगा दिल्ली से बम्बई, बम्बई से गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में कहीं पर भी जा सकते हैं। प्रमुख रूप से आपके जेब में पैसा नहीं चाहिए, पैसा सरकार देगा नहीं तो। लेकिन अगर आप चाहें चले जाएं वहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन या इंग्लैंड, कहीं पर जाएंगे तो प्रमुख रूप से सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ के भी और यहाँ के भी प्रमुख रूप से। लेकिन अब अपने देश में, भारत देश के, चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी या फिर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, सरकार इसके बारे में आपको नहीं रोकेगी। तो प्रमुख रूप से देश के विभिन्न अंगों में आप संचरण कर सकते हैं, इसका भी अधिकार प्रमुख रूप से संविधान ने हमें दे रखा है। अगर आप उसके बाद क्या है, इसका पांचवा है, पांचवा मतलब बसने का अधिकार। बसने मतलब निवास, आप वहाँ पे निवास भी कर सकते हैं। आप जहाँ पे जाएंगे, अगर आपकी इच्छा होती है कि नहीं ये हमें जो दृश्य दिख रहा है बहुत अच्छा है, हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो संविधान में प्रमुख रूप से यह दिया गया है कि आप अपने इच्छानुसार किसी भी स्थल पर रह सकते हैं, वहाँ पे बस सकते हैं। आपका यह भी अधिकार है जो कि 19 अनुच्छेद में दिया गया है। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले था लेकिन इसको काट दिया गया है। काटा गया 44वां संविधान संशोधन जो वास्तव में 1978 में हुआ था। अब काटा क्यों गया इसे, तो संपत्ति मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है। अगर मान लो कहीं पे किसी का 1 बीघा खेत है, क्या है, 1 बीघा खेत है, उस 1 बीघा खेत के सामने से क्या जाने लगी, उसी खेत में से जाने लगी रेल की पटरी। अब रेल की पटरी तो मुड़ेगी नहीं क्योंकि रेल को एकदम सीधे जाना होता है। जब मुड़ेगी नहीं तो अब मान लो जिसका यह खेत है, जिसका जो मालिक है वह इस खेत को देगा नहीं, तो सरकार ने प्रमुख रूप से इस अधिकार को छीन लिया, इस संपत्ति के अधिकार को छीन लिया। क्योंकि इस
इसके अगर छीनता नहीं तो इसके जो खेत से पटरी जा रही है उस पटरी को तिरछा करना पड़ता, जिससे बहुत सारी समस्याएं हो जाती। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसको जो संपत्ति का अधिकार है इसको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद इसको ले जाकर एक कानूनी यानी कि 300 के का में रखा। ठीक, यानी कि इसको अनुच्छेद नंबर 300 के का में एक विधिक अधिकार, इसे एक विधिक अधिकार के रूप में बदल दिया। प्रमुख रूप से अब यह तो नहीं रहा। उसके बाद क्या है, कारोबार या व्यापार। इस अनुच्छेद नंबर 19 का प्रमुख रूप से है कारोबार या व्यापार। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में या शहर में या कहीं पर कोई व्यक्ति मॉल खोला है, कोई व्यक्ति किराना स्टोर खोला है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो प्रमुख रूप से संविधान द्वारा यह दिया गया है कि आप अपने जीवन को यापन करने के लिए कुछ व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग ऐसा मत करना कि कहीं बम बनाने लगना, कहीं बंदूक बनाने लगना। तो प्रमुख रूप से बम या बंदूक बनाने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आप अपने जीवन को चलाने के लिए कारोबार कुछ कर सकते हैं, कुछ व्यापार कर सकते हैं या कुछ दुकानें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे काम मत करिए जिससे देश और समाज का क्या हो, नुकसान हो। तो उसके बाद 19 कंप्लीट हो गया। अब इन सब के अधिकारों को आप अच्छी तरीके से पालन करेंगे, लेकिन यह ध्यान में रखिएगा कि अखंडता और एकता देश की भंग नहीं होनी चाहिए। अगर देश की एकता और अखंडता भंग हुई तो यह संविधान के खिलाफ होगा और आपके तहत क्या होगा, मुकदमा या FIR होगा, आपको दंडित किया जाएगा। उसके बाद देश की सुरक्षा को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप पता लगे वाक या अभिव्यक्ति का अधिकार पाए हैं, आप पुतला प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसी का गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का घर, सरकारी प्रॉपर्टी आप जला रहे हैं, तो प्रमुख रूप से संविधान इसकी आज़ादी आपको नहीं देगा। तो समय संविधान को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, इसीलिए इस स्वतंत्रता के अधिकार को ही संविधान की कहते हैं रीढ़, यानी कि बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान की रीढ़ है, इस संविधान की रीढ़ ही स्वतंत्रता के अधिकार को कहा जाता है। उसके बाद आता है 19 नंबर 22 और 19 नंबर अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 क्या है, इसके बारे में देखिए। अब क्या है अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 क्या है, अनुच्छेद नंबर 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्राइम कर दिया है और उसका क्राइम क्या है, जो अपराध है वह सिद्ध हो चुका है, तो सिद्ध होने के बाद उसे क्या क्या आज़ादी दी जाती है उसके बारे में प्रमुख रूप से उसमें क्या है, उसमें अनुच्छेद नंबर 20 में जब किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके 3 बातें हैं। प्रथम है अपराध के समय कानून, एक अपराध के लिए एक दंड और स्वयं के विरुद्ध गवाही। ये 3 बातें हैं। अब इन 3 बातों को हम जानेंगे। प्रमुख बात क्या है, पहली बात है अपराध के समय कानून। मान लीजिए जो यह मान लो कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने किसी का पैर काट दिया। अब उस समय मान लो यह पैर काटा था 2020 में, 2020 में ए व्यक्ति ने किसी का पैर काट दिया, तो पैर काटने के दौरान 2020 में मान लो उसे सजा मिलती है 6 माह की। अब जब वह पैर काट दिया तो उसका मुकदमा हुआ, अब FIR तो भाई होगा, FIR हुआ, कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसे लग गए 5 साल, यानी कब पहुंच गया 2025। अब 2025 के पहले ही संसद ने क्या कर दिया कि यह नियम पारित कर दिया 2023 में ही कि अगर कोई व्यक्ति किसी का पैर काटता है तो उसे सजा मिलेगी 1 साल की। 2023 में ही क्या कर दिया, 23 में ही एक कानून बना दिया कि अगर कोई पैर काटता है तो उसे मिलेगी 1 साल की सजा, 1 वर्ष की। अब उस व्यक्ति ने क्या किया है, उस व्यक्ति का जो वह मामला हुआ वह मामला कंप्लीट हुआ 2025 में, तो अब उसे 2025 के यानी कि नए नियम के तहत उसे 1 साल सजा होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर हमारा अनुच्छेद 20 नंबर काम कर देता है। वह कहता है कि भैया जिस समय
वह पैर काटा हुआ है तो उस समय उसकी सजा थी 6 महीना, तो 6 महीने तक ही उसे सजा होगी। यह प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 20 बताता है। उसके बाद दूसरा है एक अपराध के लिए एक दंड। अब एक अपराध के लिए एक दंड, यह क्या है, इसको प्रमुख रूप से समझानेंगे। तो प्रमुख रूप से यह बात है कि मान लीजिए इसमें भी कोई व्यक्ति क्या है, ए है, ए ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ए ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया और मर्डर के बाद उसे सजा हो गई 5 साल की। जब 5 साल की सजा हो गई तो 5 साल की सजा वह अपने आप कंप्लीट कर लिया 5 साल के बाद। और मान लो 5 साल के बाद सजा कंप्लीट कर ली तो फिर भाई वह स्वतंत्र हो जाएगा, यानी कि सारे उसके मूल अधिकार उसे वापस मिल जाएंगे। बोल सकता है, टहल सकता है, संगठन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अब वह मर्डर तो किया था, सजा भी काट चुका है, लेकिन अब दोबारा पुलिस उसे उसी मर्डर के जुर्म में दोबारा जेल नहीं डाल सकती, क्योंकि वह एक बार उस मर्डर के लिए वह जेल काट चुका है। अगर मान लीजिए यह व्यक्ति दोबारा मर्डर करता है तो उसे फिर से सजा होगी, लेकिन एक बार एक व्यक्ति के लिए वह एक ही सजा काटेगा। ठीक, यह प्रमुख रूप से भी अनुच्छेद नंबर 20 बताता है। अब तीसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाही। आप लोग ने फिल्म को देखा होगा कि फिल्म में जब किसी मुजरिम को कोई पुलिस वाला ले जाता है तो उसे बहुत मारता है और बार बार पूछता है, जैसे वह कहता है मैं नहीं किया हूं, उसे और मारता है। तो प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 20 से बताता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, यानी कि अपने आप, अगर आप कस्टडी में हैं तो अपने आप के प्रति गवाही नहीं दीजिए, क्योंकि प्रमुख रूप से पुलिस क्या करता है, पुलिस आपकी उस गवाही को नहीं मानेगा, आपके उस साक्ष्य को नहीं मानेगा। प्रमुख रूप से वह घटना स्थल पर पहुंचेगा, वहां पे जांच पड़ताल करेगा, यानी कि अंगूठे का निशान या फिर कोई भौतिक चीज या फिर आपका ब्लड चेक होगा। अगर तमाम चीजें ये मिल गई तब तो क्या है, आपका दोष सिद्ध हो गया है। लेकिन अगर प्रमुख रूप से ये सब बातें अभी नहीं हुई हैं तो आप स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, आप चाहे मुजरिम हो या फिर नहीं हो। अगर पुलिस आपके हिरासत में ली हुई है तो आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 20 बताता है। उसके बाद क्या है, इस 20 के बाद स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 21 है। 21 क्या बताता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यह क्या है, प्रमुख रूप से प्राण मतलब लाइफ, क्या लाइफ, लाइफ और दैहिक मतलब पर्सनल, लाइफ के बारे में और जो पर्सनल स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, इसमें अनेक प्रकार की आपके जीवन जीने के संबंधी या अपने आप को एक मानवता यानी कि मानव प्रतिष्ठावादी में बनाए रखने के लिए अनुच्छेद नंबर 21 में बातें की गई है। प्रमुख रूप से व्यक्तियों के प्राण के बारे में बताया गया है कि जीवन रक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, यानी कि आपको अगर कोई मार रहा है, पीट रहा है, आपको परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रमुख रूप से आपको देता है। उसके बाद है निजता का अधिकार, यानी कि आप चाहिए तो अकेले रह सकते हैं, आप चाहे किसी के साथ रह सकते हैं, कोई व्यक्ति आपको जोर जबरदस्ती अपने साथ रहने के लिए बात नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान द्वारा आपको प्राप्त है निजता का अधिकार। निजता मतलब प्राइवेसी का अधिकार। उसके बाद है बंधुआ मजदूरी। आप किसी के अधीन बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते। अगर वह बंधुआ मजदूरी आपसे करा रहा है, यानी कि आपको बांध कर बिना किसी पैसे या बिना किसी लाभ के आपसे मजदूरी करा रहा है, आपको मजदूरी नहीं दे रहा है, तो संविधान उसे मान्यता नहीं देता है कि आप उसकी मजदूरी करिए, क्योंकि वह बंधुआ मजदूरी के खिलाफ प्रमुख रूप से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 21 आपको दिया है। उसके बाद है मानवीय प्रतिष्ठा, यानी कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको यह मानवीय प्रतिष्ठा पानी है और अपने जीवन को जीने के लिए आप स्वतंत्र हैं, प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 21 बताता है। अनुच्छेद नंबर 21 में ही जोड़ा गया है 21 का जोड़ा कब गया, तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसके तहत 21 का एक भाग जोड़ा गया,
शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, या प्रमुख रूप से जहाँ पे मिलेगी वहाँ के जो राज्य सरकार है या प्रमुख रूप से इसके भागीदार होंगे। यानी कि राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी कि अपने यहाँ के राज्य में जितने 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को आप निःशुल्क व फ्री शिक्षा दीजिए, जो कि एक अनिवार्य है, या प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार है कि वह शिक्षा को ग्रहण करे। या प्रमुख रूप से संविधान के संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसके तहत यह जोड़ा गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22 क्या है, इसके बारे में जानिए। अब अनुच्छेद नंबर 22 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 22 के बारे में एक स्पष्ट रूप से लिखा है कि निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण, यानी कि आपको जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको बचने के क्या क्या उपाय हैं, यानी कि उसके संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 22 बताता है। तो अनुच्छेद नंबर 22 को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दंडात्मक और दूसरा है निवारक निरोध, यानी कि एक अपराध के बाद क्या होगा और दूसरा अपराध के पहले क्या होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 3, 4, 6, 7 लोगों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होने के बाद प्रमुख रूप से जो एक पक्ष होगा, दूसरा पक्ष होगा, दो पक्ष में झगड़ा होगा। जब दूसरा पक्ष होगा, मान लो वह जाएगा थाने पे रिपोर्ट लिखाएगा, और रिपोर्ट लिखाने के बाद जो पुलिस आएगी वह पुलिस आएगी और वारंट दिखा के आपको क्या करेगी, वारंट दिखा के आपको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी के समय आप उस पुलिस वाले से आप पूछ सकते हैं कि पुलिस भैया हमें किस जुर्म में आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो प्रमुख रूप से वारंट दिखाएगा और वारंट दिखाने के बाद आपको गिरफ्तार करेगा। अब गिरफ्तार करने के बाद ले जाएगा आपको थाने में बैठाएगा। थाने में जेल तो होती नहीं कि थाने में डाल दे, जेल में डाल दे, तो वह प्रमुख रूप से ले जाएगा आपको जिला मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि वहां पे जाने के बाद आपको जो अपराध है वह सही है या आपको फर्जी पकड़ा गया है तभी तो सिद्ध होगा। तो उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया वारंट दिखा के, उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। अब मजिस्ट्रेट ही इसके गुनाह और बेगुनाह का पर्दाफाश करेगा। तो 24 घंटे में उस समय को नहीं जोड़ा जाएगा जो प्रमुख रूप से दिया गया है। पहली बात क्या है, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद मान लो या पकड़ा और पकड़ने के अगले दिन छुट्टी है तो उस छुट्टी को भी नहीं उसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि यात्रा और प्लस छुट्टी को भी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यात्रा कैसी होगी, मान लीजिए वह मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहा है, अपने यहाँ से थाने से मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहा है और रास्ते में लग गई जाम और जाम हो गई 6 घंटे, तो यानी कि 24 घंटे के अंदर उसे यहाँ पे मजिस्ट्रेट में पेश करना है और जाम में फंस गया 6 घंटा 7 घंटा, तो उसका जो 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। जब 24 घंटे ज़्यादा हो जाएगा तो प्रमुख रूप से 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना है, ज़्यादा हो जाएगा तो उसके जो पुलिस वाला है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी कि 24 घंटे के पहले बाद आप इससे क्या कर रहे थे। तो नियम कानून यह बनाया गया कि यात्रा के समय को प्लस छुट्टी के समय को छोड़ दिया जाए, बाकी उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सके। अब पेश करने के बाद उसे उसके अपराध या अन्य अपराध होने का वहाँ पे क्या होगा, पर्दाफाश हो जाएगा। अगर वो अपराधी है तो उसे वहाँ पे जेल में डाल दिया जाएगा, अगर वह अपराधी नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए वह अपराधी सिद्ध हो गया, जब अपराधी वह सिद्ध हो गया तो उसे प्रमुख रूप से यह आज़ादी दी गई है कि वह इस मुकदमे की सुनवाई के लिए अपने मनपसंद वकील से मिल सकता है। अगर मान लीजिए वह किसी छोटे परिवार का है यानी कि गरीब है तो सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई है तो अपने मनपसंद वकील से तो कर सकता है। अगर उसके पास इतना बजट नहीं है कि वह सरकार वकील करे प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट वकील में जो पैसा लगता है अधिक लगता है, तो सरकार ने यह व्यवस्था की है कि उसे सरकारी वकील दिया जाएगा। अब सरकारी वकील इसके मुकदमे की सुनवाई करेगा। तो प्रमुख रूप से 22 के
अपराध के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है अपराधी के साथ, उसकी क्या क्या छूटें दी गई हैं, प्रमुख रूप से ये है। उसके बाद है निवारक निरोध, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति जो रहता है, जिसके ऊपर 2 4 6 मुकदमे रहते हैं, वे किसी भीड़ या हिस्से में शामिल हो जाता है और वहां पे प्रमुख रूप से दंगा हो गया, तो मान लो दंगा वह नहीं कराया है, लेकिन तभी अगर वह शामिल हो जाएगा तो पुलिस या तमाम जो वहाँ के जनता है, उन सभी को शक हो जाएगा कि फला व्यक्ति के रहने से यहाँ पे दंगा हुआ है। तो क्या किया कि हमारे कानून संविधान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि उसे अपराध के पहले ही क्या कर सकता है, वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि उसे गिरफ्तार करने के लिए, यानी कि उसके पास पहले थे 2 4 6 7 8 मुकदमे हैं, तो उसको वारंट की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो उसे वारंट के बिना वारंट के उठा के 3 महीने तक जेल में रख सकते हैं। प्रमुख रूप से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, उसमें लिखा था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील, यानी कि बिना अपील। इस नियम कानून का जिसका भारी भरकम विरोध हुआ था 1919 में, उसी का एक बदला हुआ रूप यही है अपराध के पहले। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दो अगर आपको संदेह है, तो वही काम सेम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसका कोई जो रूप है वो बदल उठा है। तो प्रमुख रूप से यह जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह खत्म हुआ। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर 23 व 24 में है, उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।